हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ आल्केन्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम फर्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स इसलिए लिया क्योंकि आपने 11th स्टैंडर्ड में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा है। ये रिएक्शंस उसी चैप्टर में से है, इसीलिए आपको इजी जाएगी याद करना भी। और ये थोड़ी सी लेंथी रिएक्शन है, बाकी सभी छोटी छोटी रिएक्शंस है वो हम जल्दी कंप्लीट कर सकेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स को हमें काय में कन्वर्ट करना है, अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। तो अगर मुझे हाइड्रोकार्बन को अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, एक एग्जांपल ले लेती हूँ, एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। अगर इसका मुझे अल्किल हैलाइड मीन्स RX में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू ऐड हैलोजन फॉर इट एंड आई हैव टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट। तो अगर मुझे हैलोजन ऐड करना है तो रिएक्शन को मैं क्या बुला सकती हूँ, हैलोजिनेशन रिएक्शन बुला सकती हूँ। इसका टाइप क्या है रिएक्शन का, आई एम सब्सटीट्यूटिंग हाइड्रोजन विद हैलोजन, सो आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब रिएक्शन हैलोजिनेशन बोला है तो हम कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हैं। हैलोजन्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक और हैलोजन होता है एस्टेटाइन, हम वो यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब ये चारों में से किसी को भी यूज करेंगे तो हैलोजिनेशन रिएक्शन होगी, बट डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि फ्लोरीन बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत विगरस और वॉयलेंट रिएक्शंस देता है, इसीलिए हम फ्लोरिनेशन तो कैरी आउट नहीं करते, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन। फिर अब हम क्लोरिनेशन कर सकते हैं। क्लोरिनेशन जो है इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो देखो रिएक्शन कैसी होगी। हम एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, एग्जाम्पल मीथेन। आप मीथेन की जगह इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी ले सकते हैं, मैंने इथेन लिया हुआ है। मीथेन on treatment with chlorine in presence of sunlight, it gives what, CH3Cl। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जब भी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कैरी आउट होती है तो वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोकैटाइन भी नहीं बनता, कार्ब एनाइन भी नहीं बनता है, तो क्या बनता है वहां पर, फ्री रेडिकल ही बनता है। इसीलिए रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अब when it is treated with chlorine in presence of sunlight, it gives CH3Cl, and what will be the byproduct here, HCl will be the byproduct, क्योंकि हम ये H को रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो H कहाँ जाएगा, H, और एक यहाँ पर क्लोरीन बचने वाला है, इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, HCl बन जाएगा। तो ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसीलिए रिएक्शन फिर से ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर से यहाँ पर HCl बाई प्रोडक्ट होगा और कंपाउंड बन जाएगा CH2Cl2। again it will react with chlorine in presence of sunlight, it removes HCl and it will form CHCl3। फिर से ये रिएक्ट करेगी क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HCl रिमूव होगा और ये क्या बना देगा, CCl4। मीन्स हमारा टारगेट क्या था, हमें तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बनाना था, मीन्स CH3Cl, पर हम बना क्या रहे हैं, क्या मिल रहा है हमें बीकर के अंदर, हमें मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो, मीन्स क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ तक सभी चीजें मिल रही है। मीन्स हमें मिक्सचर ऑफ अल्किल हैलाइड्स मिल रहा है। अगर मिक्सचर ऑफ अल्किल हैलाइड्स मिल रहा है, इट इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर अल्किल हैलाइड बाय हैलोजिनेशन। पर करेंगे क्या, ये हमारे कोर्स में है इसीलिए हमें पढ़ना तो होगा ही। तो लेट्स, दिस वाज ऑल अबाउट। और ये रिएक्शन कब तक कंटिन्यू होती है, जब तक हमारे हाइड्रोकार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू होती है। अब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है वो देखेंगे। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन जो होता है इसके ये एक चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन जो होती है वो यूजुअली 3 स्टेप में कैरी आउट की जाती है। पहली होती है चेन इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप होती है चेन प्रोपोगेशन, और तीसरी स्टेप और लास्ट होती है चेन टर्मिनेशन। तो अभी हम एक एक करके रिएक्शन देखेंगे मैकेनिज्म में। फर्स्ट क्लोरीन है, क्लोरीन का डिसोसिएशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अभी क्लोरीन, दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसीलिए डिसोसिएशन के टाइम में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएंगे। अब अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके गए तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन डॉट प्लस क्लोरीन डॉट बन जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, इनिशिएशन रिएक्शन हो गई। अब इसमें ये कौन से टाइप का फिजन है, ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है इसे हम फिजन बुलाते हैं। ये होमोलिटिक फिजन है। होमोलिटिक फिजन हम इसे क्यों बुलाते हैं, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर गए जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तब। तो ये कौन सा फिजन हो गया, होमोलिटिक फिजन हो गया। सेकेंड स्टेप,
ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर क्लोरीन डॉट का अटैक करवाना है। तो अब मीथेन मॉलिक्यूल का रिएक्शन क्लोरीन डॉट के साथ होगा। अब मीथेन मॉलिक्यूल में क्या होने वाला है, ये मीथेन मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, पर यहाँ पर क्या होने वाला है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। ये बॉन्ड भी होमोलिटिक फिशन शो करेगा, मींस इसमें क्या बनेगा, CH3। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा, CH3 बनाएगा और एक H डॉट बनाएगा, एक CH3 डॉट और एक H डॉट। अब रिएक्शन में क्या होने वाला है, CH3 डॉट फॉर्म होगा प्लस HCl फॉर्म होगा। तो ये स्टेप कौन सी हो गई हमारी, प्रोपोगेशन। अब ये जो CH3 डॉट फॉर्म हुआ है, अब ये CH3 डॉट एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा। अब मैंने ये क्लोरीन मॉलिक्यूल कहाँ से लिया, जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट की तो मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल लेकर ही शुरू किया था। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल मैंने एक तो लिया नहीं होगा, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल तो ले नहीं सकते, हमने 1 मोल लिया होगा। 1 मोल मीन्स एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, इसीलिए मैंने एक और दूसरा अनडिसोसिएट यानी जो डिसोसिएट नहीं हुआ है वो वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिया। अब ये क्या फॉर्म करेगा, CH3Cl प्लस Cl डॉट, ऐसा बन गया। तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई, प्रोपोगेशन ही हो गई। अब एक और चीज हो सकती है इसमें कि ये जो CH3Cl है ये फिर से किसी Cl डॉट से रिएक्ट कर जाए। अगर ये फिर से Cl डॉट से रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये CH2Cl बन जाएगा, एक डॉट रहेगा, इसके ऊपर अब Cl डॉट अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2Cl2 मीन्स एक डाईहेलोजन डेरिवेटिव बन गया। अब ये फिर से डिसोसिएट होगा, जब Cl डॉट इसके ऊपर अगेन इसके ऊपर Cl डॉट अटैक करेगा तो अब ये काय में डिसोसिएट होगा, CH डॉट Cl2। अब ये CH डॉट Cl2 जो है ये फिर से Cl डॉट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म बन गया। अब अगेन ये Cl डॉट के साथ अटैक करेगा, तब वो फिर से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेगा और क्या बनाएगा, CHCCl3 डॉट। अब जब इस पर Cl डॉट अटैक करेगा तो ये क्या बना देगा, CCl4। मीन्स ये रिएक्शन ऐसी कंटिन्यू होती है। तो ये क्या हो गई, पूरी की पूरी प्रोपोगेशन हो गई। बट एक और पॉसिबिलिटी थी जो हमने अभी छोड़ दी थी, वो थी ऐसा भी हो सकता था कि एक Cl डॉट दूसरे Cl डॉट से रिएक्ट कर जाए और क्या बना दे, Cl2 बना दे। सॉरी, डॉट मैंने नीचे लगा दिया, डॉट ऊपर होना चाहिए। Cl डॉट रिएक्ट कर जाए और क्या बन जाए, Cl2। तो ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन स्टेप हो जाएगी। एक और पॉसिबिलिटी थी कि CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट रिएक्ट कर जाए और क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि इथेन प्रिपेयर होता है क्या हैलोजिनेशन रिएक्शन में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो होता है, भले ही माइन्यूट क्वांटिटी में या ट्रेसेस में प्रेजेंट हो, पर बनता जरूर है। तो ये हो गई टर्मिनेशन स्टेप। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। होप आपको ये समझ में आया होगा, ऐसा लगता है मुझे। मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की है, आपको समझ गया होगा ये। अब हम इसके आगे की एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी। ये हो गया पहला, तो मीथेन के साथ मैंने आपको बताया। सपोज करिए कि आपने प्रोपेन लिया होता और फिर उसका हैलोजिनेशन हम कैरी आउट कर रहे होते। अब अगर हमने इसका हैलोजिनेशन कैरी आउट किया होता तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उस केस में हमारे पास में दो प्रोडक्ट्स बनने वाले थे, CH3CH2 CH2Cl। एक ये हो गया, मीन्स 1 क्लोरोप्रोपेन, और दूसरा CH3CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। ऐसे दो कंपाउंड्स बनने वाले थे। ऐसे दो कंपाउंड क्यों बने यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में 2 डिग्री के हाइड्रोजन है यहाँ पर। ये वाला जो है ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये वाला भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और ये वाला 2 डिग्री हाइड्रोजन। जितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा
प्रोडक्ट, अब जब भी कभी अगर दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो एक मेजर प्रोडक्ट होता है और एक माइनर प्रोडक्ट होता है। अब इन दोनों में से कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा देखते हैं। अब ये रिएक्शन यहाँ पर भी तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो करने वाली है। तो अगर 1 क्लोरोप्रोपेन बना तो कौन सा फ्री रेडिकल बनने वाला था? 1 डिग्री फ्री रेडिकल, मीन्स प्राइमरी फ्री रेडिकल बनने वाला था। और अगर 2 क्लोरोप्रोपेन बना तो कौन सा फ्री रेडिकल बनने वाला था? 2 डिग्री, दैट इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनने वाला था। हमने हाइड्रो का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। अगर यहाँ टर्शरी भी बन रहा होता तो टर्शरी फ्री रेडिकल और ज्यादा स्टेबल होता है। ये हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। और क्यों होता है ये स्टेबल? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब जब फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जो मैंने आपको बताया हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से उसकी स्टेबिलिटी, तो ऐसा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वो स्टेबल था तो वो फर्दर रिएक्ट ही क्यों किया? वो वहां प्राइमरी क्यों नहीं मेजर प्रोडक्ट हुआ? ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है और ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो अगर सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल था तो इसने तो यही रुक जाना चाहिए था। और कौन मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए था? प्राइमरी। पर होता क्या है, अगर वो स्टेबल ही नहीं है तो वो आगे की रिएक्शन होने कैसे देगा? आगे की रिएक्शन करने के लिए हमेशा हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए, नहीं तो वो वापस रिवर्स बैक नहीं हो जाएगा। इसीलिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है वो मोर स्टेबल होने की वजह से 2 क्लोरोप्रोपेन हमारा मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पर। इज इट ओके? समझ में आया अभी सभी को? अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एक और पार्ट जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शंस। अभी हमारा हाइड्रोकार्बन से मेथड कंप्लीट नहीं हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी हम पॉसिबिलिटीज यहीं पर देख लेंगे, बार बार एक ही रिएक्शन को नहीं खोलकर देखते रहेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद हैलोजेंस, यानी अगर सपोज करो मेरे पास में एक बीकर है, उसमें मैंने मीथेन लिया है। ऐसे 4 बीकर है, चारों में मीथेन लिया है। एक में मैंने फ्लोरीन डाल दिया, एक में क्लोरीन डाल दिया, एक में ब्रोमीन और एक में आयोडीन। कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी ये देखना है मुझे, इसीलिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन देख रही हूँ। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हमेशा याद रखना। जब भी कभी होमोमॉलिक्यूल्स की बात होती है तो होमोमॉलिक्यूल्स के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर? फिर फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और आयोडीन सबसे लीस्ट हो जाएगा। फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि रिएक्शन डार्क में हो सकती है, क्लोरीन थोड़ा कम रिएक्टिव है इसीलिए रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाएगी, ब्रोमीन थोड़ा और कम रिएक्टिव है इसीलिए इसमें हीट की जरूरत पड़ेगी, और आयोडीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है तो इसे हीट के साथ साथ में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। फ्लोरीन तो मैंने आपको अभी बताया था शुरुआत में ही कि फ्लोरीन के साथ हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं क्योंकि वो वॉयलेंट रिएक्शन देता है, इसीलिए